and I'm Antar. Today I'm back with a new topic. Yes, the laws of motion. ये इतना important topic माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों के अकॉर्डिंग. यहाँ से आपको कई बार हर जगह पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, easy and sometimes hard. तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन. तो देखिए ये कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन के साथ. आइजैक न्यूटन सर एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, सबको पता है, एप्पल उनके सर पे गिरा और वहां से सारी कहानी स्टार्ट हुई. उन्होंने सोचा, समझा, थिंक एंड लर्न किया. देन उनको पता चला कि यहाँ मोशन के 3 लॉ होने चाहिए. 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. एक्चुअली है कुछ भी नहीं, ये तीनों लोग किसी चीज को नहीं एक्सप्लेन करते अलावा फोर्स के. वो फोर्स की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं तीनों लॉ. आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है any object in rest want to stay in rest or in motion want to stay in motion until unless any other external force apply on it. मतलब क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक उसको बाहर से कोई पुल या पुश देके उसको ना रोका जाए. एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस? होते हैं एक्सटर्नल पुश, पुल या पुश, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ग्रेविटी. फ्रिक्शन आप जानते हैं ना, जमीन से रगड़ लगती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन. ऐसे ही एयर ड्रैग क्या होता है, एयर ड्रैग जब आप कई बार पता होगा पतंग आप उड़ाते हैं, पतंग उड़ती है एयर ड्रैग की वजह से. या आप कभी तूफान में खड़े हो जाए, थोड़ी आंधी आ रही हो तो खड़े हो तो आपको हल्का सा झोंका लगता है कि पीछे जा रहे हैं, वो एयर ड्रैग है. उसके बाद ग्रेविटी वी ऑल नो अबाउट द ग्रेविटी, हम जमीन पर रुके इसकी वजह से हैं. तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और यदि अगर वो एक रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो रोज रेस्ट पे ही रहना चाहता है. तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स. मैं अगर बात करूं कि एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, बुक टेबल के ऊपर रखी है, जब तक उसको आप हिलाएंगे नहीं या कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा तब तक आपकी बुक उस टेबल से कभी नहीं हिलेगी और कभी नहीं हिलती है. ठीक है. और सेम एज द सेम टाइम मैं अगर बोलूं पैराट्रूपर आपने पबजी, फ्री फायर डेफिनेटली खेला है, देखा होगा. उसके अंदर आपका कैरेक्टर जब प्लेन से कूदता है तो वो तो गेम है, लेकिन रियल लाइफ में जो रियल में प्लेन से कूदते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पैराशूट बैग लेके कूदते हैं और कूदने के बाद उनकी स्पीड लगातार बढ़ती है और एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट स्पीड हो जाती है और वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आते हैं. लेकिन अगर वो उसी स्पीड से नीचे आते रहे तो क्या होगा, वो जमीन से क्रैश कर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी. तो उसको रोकने के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए वो क्या करते हैं, अपना पैराशूट खोल देते हैं. पैराशूट खोलते हुए क्या होता है, सडन उनका जो बबल खुलता है, उनका जो पैराशूट खुलता है, वहां से उन्हें एयर ड्रैग मिलता है. उस एयर ड्रैग की वजह से क्या हुआ कि उनको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल गई है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से दे कैन एबल टू सेफ लैंडिंग. तो वही चीज है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको हमेशा ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है अनटिल अनलेस अगर हम कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. स्पेस के अंदर ऐसे ही होता है, कोई भी मीटियोर या किसी भी तरह के कोई ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे किसी तरह से अगर वो रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहता है, और यदि वो किसी तरह से मोशन पे है तो लाइफ टाइम मोशन पे रहता है, अपनी पूरी लाइफ वो मोशन में रहेगा. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, इट स्टेट दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स. क्या है इसका मतलब, आइए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. टेंडेंसी यानी कि इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मास. कि कोई भी ऑब्जेक्ट की चाह, टेंडेंसी को या इनर्शिया को मैं बोलता हूँ, उस ऑब्जेक्ट की चाह ये होती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू उसका मास कितना है उसके अकॉर्डिंग. अगर आपको उसको हिलाना है, अगर आपको उसको मूव कराना है तो उसके अंदर मोमेंटम देना पड़ेगा. मोमेंटम देने के लिए मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्थर है, एक रॉक है,
उसको हिलाने के लिए आपको, उसको मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, बड़ा फोर्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक छोटा पत्थर है, उसको मूव कराने के लिए, उसके अंदर मोमेंटम डालने के लिए आपको कम फोर्स देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू उसके मास के अकॉर्डिंग आपको फोर्स बढ़ाना है, घटाना पड़ता है। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यदि आप फोर्स बढ़ाते हैं तो मोमेंटम भी बढ़ता है, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम उस बॉडी के अंदर आता है, और जितनी कम फोर्स लगाते हैं उतना ही कम मोमेंटम आता है बॉडी के अंदर। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू में किस वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है इक्वल टू मोमेंटम। अगर अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और एग्जांपल दूं। हमारे घर पे पायदान होते हैं जहाँ पे लोग अपने पैर पोंछते हैं, जूते चप्पल सब पोंछते हुए आगे बढ़ते हैं, और हफ्ते में एक बार उसकी सफाई होती है। तो क्या होता है कि मम्मी, बहन, सिस्टर या हम खुद ही जब उस पायदान को उठाते हैं और ऐसे झाड़ते हैं, या तो क्या होता है उस पायदान के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट की स्टेट पे होते हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे उसको ऐसे हिलाते ही पायदान नीचे सरक जाता है और डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहते थे तो वहीं पे रह जाते। ये एक और एक एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सो गाइस लेट्स मूव अहेड। अब समझने की कोशिश करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये कहता है इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सो द ऑब्जेक्ट आल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन यू। मींस क्या हुआ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट सेम फोर्स अप्लाई करेगी आपके ऊपर भी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ऐसा होता ही है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो वॉकिंग, जब आप चलते हैं या कोई भी चलता है तो वो जमीन पर अपना पैर रखता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते वक्त क्या होता है कि हम अपने आगे के पंजे से जमीन को पुश करते हैं, एक फोर्स देते हैं। बदले में जमीन हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और फिर फिर अगला हम हर बार अपने अलग अलग कदम रखते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, रिकॉल ऑफ गन। जब कोई फौजी अपने गन से शूट करता है तो उस टाइम पे होता क्या है, जिस फोर्स के साथ गन बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है, सेम एग्जैक्ट फोर्स के साथ बुलेट भी गन को पीछे की तरफ पुश करती है। और उसी को मैं कहता हूँ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। आपने देखा होगा पुश करते वक्त क्या होता है कि फौजी अपने कंधे के पास गन को सटा के रखते हैं, और जैसे ही वो बुलेट को पुश करते हैं, मतलब फायर करते हैं, तो सेम बुलेट के आगे निकलती गन भी पीछे की तरफ पुश करती है, बैक रिकॉल करती है। वो एक एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, बहुत बढ़िया और बहुत बेसिक एग्जांपल है। आपने आयरन मैन डेफिनेटली कभी ना कभी देखी होगी। आयरन मैन एक फ्रिक्शन मूवी, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट रियल है। जब वो अपना सूट पहन के अपनी फ्लाइट टेक करता है तो उस टाइम पे वो थर्ड लॉ का एग्जांपल ही उस टाइम काम आता है, थर्ड लॉ को ही यूज करता है। वो अपने उसके फ्यूल को बर्न करके ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। वो नीचे एक फोर्स बिल्ड करता है जिसकी वजह से अपने आप को ऊपर पुश कर पाता है। एट द सेम टाइम अगर ये फ्रिक्शन, आप कहेंगे फ्रिक्शन बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो तो रियल है। उसी तरह से अगर मैं आपको आयरन मैन की जगह रॉकेट का एग्जांपल दूं, रॉकेट जब अपनी फ्लाइट टेक करने वाला होता है तो इतना फ्यूल बर्न करता है कि नीचे उसके नीचे की साइड पे एक फोर्स बिल्ड हो जाता है, जिस फोर्स की वजह से उसको इक्वल एंड अपोजिट थ्रस्ट मिलता है, ऊपर की तरफ पुश मिलता है, और उस पुश की वजह से वो उठना चालू हो जाता है। तो जो भी फ्लाइट भी लेते हैं, द ऑब्जेक्ट्स टेक फ्लाइट, वो भी अब थर्ड लॉ का ही नियम को फॉलो करते हैं, उसी की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, एंड देन दे कैन एबल टू टेक फ्लाइट। So guys, I hope you understand this topic properly. If you have any doubt related to this topic, you can ask me in the comment box. बाकी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शेयर करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।